हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट डीएससीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से ओपी एंड बीडी के, अब एग्जाम तो होना ही है, काफी कम दिन बचा है। तो इसमें जो आपका एक सब्जेक्ट है सीआरएम और मार्केटिंग, ये काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा नया सब्जेक्ट पड़ जाता है जब से डीएससीसीएल शुरू हुआ है, पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी, क्योंकि बिना पढ़े आप पढ़ा तो सकते नहीं हो। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था, और आपको पता भी होगा, आपने ये सब चैनल देखा ही होगा, एक पेंसिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके है, एक एम रेलवे करके है, ठीक है, और ऐसे ही एक बहुत पहले एग्जाम एक्सप्रेस करके इस पे एक मैम पढ़ाई थी। ये लोग थ्योरी और क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो मैंने आपको बहुत पहले ही सजेस्ट किया था कि आप एक बार इनको विजिट करके देख लीजिएगा, जो भी ठीक लगेगा आप वहां से इसको कर लीजिएगा। बट फिर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे क्वेश्चन कराने के लिए, तो सीधी सी बात है, देखिए मैं इस पे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन उतना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मतलब ये मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि ये मैं उतने अच्छे से आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी इज सेड टू बी। तो वफादारी को अधिकतम करने के लिए ग्राहकों के बारे में जानकारी प्रबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये चीजें ऐसा है ना कि कुछ चीजें मार्केटिंग में आपको हिंदी में ठीक लगेंगी, कुछ चीजें इंग्लिश में ही ठीक लगेंगी, क्योंकि हिंदी में आकर के और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। तो दोनों में है, आप जिसमें मर्जी उसमें प्रेफर करिए, बट आपके सामने डेस्कटॉप पे ऑप्शन होगा कि आप तुरंत क्लिक करके उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके देख सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये तो आप जानती होगी कि वहां पे ऑप्शन आता है, तो आप दोनों में देखिए। लेकिन ऐसे पढ़ने के लिए क्वेश्चन हिंदी में जरूर जाइए, लेकिन आपको आई थिंक इसके जो टर्म्स है वो इंग्लिश में ही ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी इज सेड टू बी। तो इसको हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? तो प्रोसेस ऑफ मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी इज सेड टू बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट, जो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसके बारे में इसमें से कौन सा ठीक ठाक है, कौन सा सही है? तो एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, सही ग्राहक प्राप्त करना। बिल्कुल, अब ऐसा तो होगा नहीं, देखिए कुछ चीजें आप अपने एक्सपीरियंस से भी सोच सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने मार्केटिंग नाम नहीं सुना है या फिर कस्टमर मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप जानते होगे, बस थोड़ा सा आपको अपना भी एक्सपीरियंस इसमें झोंकना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा थोड़ी ना कहेगा एक्वायरिंग द रॉन्ग कस्टमर। तो यहाँ पे अगर आप लेटर सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेटर सपोज रेस्टोरेंट ही खोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आप चाहोगे कैसे कस्टमर आपके यहाँ, आप किन कस्टमर्स को बनाना चाहोगे? जो थोड़े यंग होंगे, है कि नहीं? जो थोड़े यंग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो ज्यादा उम्र के हैं उनको आप प्रेफर करोगे, क्योंकि वो लोग आपके रेस्टोरेंट में उतना आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में आप अगर मान लीजिए फास्ट फूड वगैरह बना रहे हो तो वो लोग उतना नहीं खाएंगे उसको, लेकिन जो यंग लोग होंगे वो खाएंगे। तो सही ग्राहक को प्राप्त करना, ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेसेस, सर्वोत्तम प्रक्रियाएं स्थापित करना, ये भी हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताता है। बाकी मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कस्टमर तो ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने एम्प्लॉइज को भी मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, चाहे वो आप बोनस देकर के उनको मोटिवेट करिए, या समय समय पर कोई गिफ्ट वगैरह देते रहिए, या फिर समय आने पर उनके सैलरीज को बढ़ा करके जैसे तैसे आप उनको मोटिवेट करते रहिए। तो ये सारी चीजें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में है, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रॉस सेलिंग मीन्स, क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब है? अब देखिए, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है सिंपली, मैं आपको एक छोटे से बिजनेस से समझाता हूँ। मतलब एक जैसे कोई ठेला वाला है जो सब्जी बेचता है, वहां पे आलू टमाटर गोभी, ठीक है, मटर प्याज सब कुछ रखा हुआ है। तो आप उसके यहाँ जाते हो हर रोज, जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जाते होगे सब्जी वगैरह लेने, जो बाहर रह के करते हैं तैयारी, तो आप अधिकांशतः एक ही जगह से सब्जियां लेते होगे, ठीक है। तो आप उनके क्या हो? एग्जिस्टिंग कस्टमर बन जाते हो, मतलब आप जब बार बार उनके यहाँ जा रहे हो तो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए, मौजूदा ग्राहक हो गए। अब वो तो सब्जियां बेच ही रहा है, लेकिन अगर साथ साथ वो क्या करे, बीच में एक दिन उसको मौका मिले तो वो क्या कर लेता है, वहां पे अपना एक ठेला लगाना शुरू कर देता है, जिसपे फल फूल वो रखने लगता है, ठीक है, फल वगैरह रखने लगता है, फल भी बेचने लगता है। तो अब जब आप उसके यहाँ जा ही रहे थे, आप क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो आपको अच्छे दाम में सब्जियां दे रहा था, अच्छी क्वालिटी में दे रहा था। तो अब वो आपसे कहेगा कि भैया मेरे यहाँ अब फल फूल भी बिकने लगे हैं, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। तो आपको लगेगा कि यार मैं कहीं और फल लेने जाता था, कभी कभी मेरा मन करता था, तो अब यहीं से ले लूंगा, क्योंकि ये मेरे मैं यहाँ से बार बार लेता हूँ, मुझे अच्छे प्राइस पे दे देते हैं। तो आप इनके एक तो मौजूदा ग्राहक थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर थे। अब इन्होंने क्या किया
ये जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट बेच लिए आप ही को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेलिंग करना। ठीक है, सेल मोर प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौजूदा ग्राहक को अधिक उत्पाद बेचना ही क्या कहलाता है, क्रॉस सेलिंग। कुछ भी हो सकता है, किसी दुकान में भी आप देखोगे कि आप जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो तो उसको लगता है अच्छा आज इसके घर में ये बन रहा है, तो साथ साथ वो कह देता है आपको और क्या कहते हैं, टमाटर भी चाहिए, अच्छा आपको चीनी भी चाहिए, आपको ये चाहिए, तो वो कुछ बोल देता है आपको, तो हाँ ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। तो आप अगर मौजूदा ग्राहक को अधिक उत्पाद बेच लेते हो तो ये कहलाती है क्रॉस सेलिंग। ये मैं छोटे चीज से समझा रहा हूँ, यही चीज बड़े स्तर पे हो जाता है, राइट। अगला हमारा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ अ सीआरएम मॉडल। तो सीआरएम मॉडल का पहला बुनियादी चरण क्या है। तो देखिए सीआरएम कहता है पहले चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो आपका लोकेशन हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो। ठीक है, चाहे वो आपका कस्टमर हो, तो दोनों चीजों की पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे सिंपली तो पहले एनालिसिस जरूरी होता है। पहले चीजों का विश्लेषण करना चाहिए कि मैं क्या यहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ। तो उसको करने के बाद फिर आपको लोकेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन सीआरएम कहता है कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को। लोकेशन जैसे हो गया कि किस लोकेशन में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था, तो ये जो रेस्टोरेंट है ये आपका गाँव में नहीं चलेगा। ठीक है, गांव में नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप वहीं पे आप कोई स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ठीक है, और मॉल वगैरह हो गए, वहां पे अगर आप खोलते हो तो वहां पे ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां पे यंग जनरेशन ज्यादा जाती है। तो लोकेशन को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, ये सीआरएम मॉडल का पहला बुनियादी चरण है, फर्स्ट बेसिक स्टेप है। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। ये पहले ये करता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे एनालिसिस, फिर योजना बनाता है थर्ड नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे चीजों को कस्टमाइज करता है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन आर कंपनी दैट यील्ड्स अ रेवेन्यू मोर देन incurred costs of selling and serving is called। एक व्यक्ति या कंपनी जो बिक्री और सेवा की लागत से अधिक राजस्व अर्जित करता है या करती है, वो क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्सन, ये कोई पर्सन या फिर कंपनी दैट यील्ड्स अ रेवेन्यू मोर देन incurred cost of selling and serving, ये क्या कहलाती है, ये प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल कस्टमर, ये किसने कहा था, तो ये फिलिप कॉटलर ने कहा था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, a profitable customer is a person, household or a company that over time yields a revenue stream that exceeds by an acceptable amount the company's cost stream of attracting, selling and servicing the customer। ठीक है, तो ये जो होता है आपका प्रॉफिटेबल कस्टमर कहलाता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति या कंपनी जो बिक्री और सेवा की लागत से अधिक राजस्व अर्जित करता है। जब भी आए कि अधिक राजस्व अर्जित करता है बिक्री और सेवा से, अपने मतलब सेलिंग और सर्विसिंग से, तो वो प्रॉफिटेबल कस्टमर कहलाता है, राइट। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कस्टमर्स लाइफ टाइम परचेजेस दैट जनरेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट स्ट्रीम्स इज कॉल्ड। ग्राहकों की जीवन भर की खरीदारी जो भविष्य के लाभ धाराओं का शुद्ध वर्तमान मूल्य उत्पन्न करती हैं, वो क्या क्या कहलाती हैं। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक्चुअली देखिए क्या होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे अगर आप कोई कंपनी है, उससे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बार बार चीजें आप उन्हीं से खरीद रहे हो जाकर के, ठीक है, इसी कंपनी से खरीद रहे हो, तो आप उसकी नजरों में कैसे कस्टमर बन जाते हो। ठीक है, अगर आपने अच्छा उनको प्राइस दिया है, अच्छा फीडबैक दिया है, ठीक है, उनके साथ आपका जो व्यवहार अगर अच्छा है, तो हो सकता है कि भविष्य में, फ्यूचर में आपको उसका प्रॉफिट हो। ठीक है, तो भविष्य के लाभ धाराओं का जो शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन है, वही क्या कहलाता है, उस कस्टमर का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन किसी कंपनी से कुछ ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो इस कंपनी के नजर में उसकी वैल्यू क्या है, जिससे कि फ्यूचर में उसको उसका लाभ मिल सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो गलत हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस पे स्टडी करके नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझे समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर में कोई गलती नहीं है, आंसर आपके बिल्कुल सही है जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर से हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोटल कस्टमर बेनिफिट्स इंक्लूड्स, कुल ग्राहक लाभ शामिल है। तो टोटल कस्टमर बेनिफिट्स क्या क्या इंक्लूड है इसमें, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, सर्विस बेनिफिट, इमेज बेनिफिट्स, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपके कस्टमर बेनिफिट्स में इंक्लूड है, चाहे वो प्रोडक्ट बेनिफिट हो, चाहे सर्विस बेनिफिट हो, या फिर इमेज बेनिफिट। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आर पोटेंशियल कस्टमर्स हु विल हेल्प इन कंपनीज ग्रोथ इज क्लासिफाइड एज। तो कंपनी के विकास में मदद करने वाले ग्राहकों या संभावित ग्राहकों की संख्या को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है।
तो देखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर जो कि आपकी कंपनीज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग कस्टमर बेस के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे कस्टमर बेस हैं, ग्राहक के आधार हैं, जो कि हमारी कंपनी की ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो भी कस्टमर आपकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हो आप, तो कस्टमर बेस के तौर पे क्लासीफाई करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि कंपनीज मॉनेटरी टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट ऑल आर इंक्लूडेड इन, तो कंपनी की मौद्रिक, समय और ऊर्जा लागत सभी इसमें शामिल हैं, किसमें, तो टोटल कस्टमर कास्ट में, कुल ग्राहक लागत, ठीक है। कुल ग्राहक लागत का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी की मौद्रिक, समय और ऊर्जा लागत इसमें शामिल होती हैं। टोटल कस्टमर कास्ट में क्या क्या शामिल होती हैं, कंपनीज मॉनेटरी टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट, ठीक है, तीन चीजें, कंपनीज मॉनेटरी टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट, ये किसमें शामिल होती हैं, तो टोटल कस्टमर कॉस्ट में ये शामिल होती हैं, ठीक है, कुल ग्राहक लागत में। देखिए आप इसको हो सके तो दो बार पढ़िएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 बार इसको पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस बन जाए, ताकि एग्जाम में आपके माइंड में चीजें आ सके, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, एक ही बार पढ़े रहोगे, तो पूरा मुझे पक्का पता है कि आप सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए एक बार जरूर इसको रिपीट करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि वहां पे आपको चीजें याद रहें, क्योंकि एग्जाम में तो मुझे पता है इससे भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछने वाली हैं, क्योंकि अब तक का जैसा पेपर बनता आया है कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप इन चीजों को पढ़े रहोगे, थोड़ा सुने रहोगे, तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ चीजें स्ट्राइक करें, राइट। तो एटलीस्ट 2 बार जरूर रिपीट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कस्टमर एड्स अप ऑल द फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम डैश सोर्सेस, तो एक ग्राहक किन स्रोतों से सभी कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लाभ जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल्स या ओनली पर्सनल्स, तो यहाँ बोल रहा है एक ग्राहक है वो किन स्रोतों से सभी कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक यानी कि आपका फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल लाभ को जोड़ता है। तो वो प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गया, पर्सनल्स एंड अपनी जो इमेज है, इन सभी स्रोतों से इन सभी स्रोतों से कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लाभ को जोड़ता है, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे उसके कर्मचारी वर्ग हो, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल्स का मतलब एंड इमेज, चाहे उसकी जो छवि हो, इन सभी से वो कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लाभ को जोड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सीआरएम सिस्टम रिटेंशन रेट इज 50%, देन फाइंड आउट द चर्न रेट। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट यही डाटा तो नहीं था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपको यहाँ पे रिटेंशन रेट पता है, तो बताइए चर्न रेट क्या होगा। तो पहले सीधा सा आप जान लीजिए कि अगर ऐसा पूछे दोबारा से, तो आपको क्या करना है, ठीक इसका उल्टा 100 में से आप इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो रिटेंशन रेट को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, चर्न रेट। वहीं पे अगर आपसे रिटेंशन रेट ही पूछ दे, चर्न रेट दिया हो, तो आप 100 में से आप चर्न रेट को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होता है, इनवर्स टाइप से होता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन रेट, मतलब चर्न रेट इज सिंपली इनवर्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन रेट। तो आप 100 में से क्या कर लीजिए, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, रिटेंशन रेट, या फिर चर्न रेट पूछे तो रिटेंशन रेट को 100 में से घटा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिटेंशन रेट 50 दिया गया है, तो चर्न रेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, यानी कि 50% आपका क्या हो जाएगा, चर्न रेट, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी इनसे रिलेटेड आगे और हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है क्या है क्वेश्चन जो कि आपको उसके लिए कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि कस्टमर रिटेंशन रेट कैसे पता करते हैं, चर्न रेट कैसे पता करते हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते डायरेक्ट इसका फार्मूला ही क्या होता है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, और साथ ही साथ इसको याद करने के लिए आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख पाएंगे, ठीक है। देखिए कस्टमर रिटेंशन रेट अगर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। एक चीज आप ये समझिए कि कस्टमर रिटेंशन रेट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और चर्न रिटेंशन रेट ये नेगेटिव रेट होता है। पॉजिटिव का मतलब कि वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब ये थोड़ा ये प्रॉफिट जैसा चीज है और ये लॉस जैसा चीज है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि आप किसी कोचिंग का जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो अगर उस कोचिंग का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 1000 स्टूडेंट लिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से वो चाहता है कि अब अगले महीने से अपना रिटेंशन रेट देखे और चर्न रेट क्या है। तो लेटर सपोज कि अगले महीने, और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 1 मंथ का है, ठीक है, तो 1 मंथ बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये जो 1000 स्टूडेंट इसका सब्सक्रिप्शन लिए थे, 1 मंथ बाद खत्म हो गया है। अब अगले महीने से अब उसको देखना है कि कितने मेरे जो पहले के कस्टमर हैं या पहले के स्टूडेंट हैं, वो दोबारा से मेरे सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराते हैं फिर से 1 मंथ के लिए। तो लेटर सपोज कि यहाँ की 700 उसके जो स्टूडेंट्स हैं अगेन इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू करते हैं या ले लेते हैं, और 300 इसको क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। 300 कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जो उसने देखिए रिटेन किया और ये जो उसने लीव किया,
यही हमको बताते हैं रिटेंशन रेट, यही हमको बताते हैं चर्न रेट। चर्न रेट का मतलब जो लीव कर रहे हैं, और जो रिटेन हो रहे हैं उसका मतलब हो गया आपका रिटेंशन रेट। ये बस समझाने के लिए, लेकिन आपको अगर सवाल पूछता है लगाने के लिए तो आपको कैसे लगाना है, इस फार्मूले का यूज करके कि कस्टमर रिटेंशन रेट जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ पीरियड। जैसे यहाँ पे एंड में अगर मान लीजिए यहाँ पे बचते हैं 1200, ठीक है, 1200 उसके सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो जाते हैं 1200, मतलब यहाँ पे 700 पुराने वाले हैं, 400 नए ऐड हुए हैं, ठीक है, सॉरी 400 नहीं, मतलब यहाँ पे 300 तो छोड़ के चले गए हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे 500 आपके क्या है, नए ऐड हुए हैं, तभी तो टोटल 1200 हो गए हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ कस्टमर एट एंड में बचते हैं उसको आप ई मान लीजिए, ठीक है, ई। तो ई माइनस नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड, कितने न्यू कस्टमर यहाँ पे आपके जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे 500 जैसे न्यू कस्टमर जुड़े हैं, ठीक है, तो 500 यहाँ पे आप ऐसे 500 कर लोगे, या फिर ई यहाँ पे आप एन डिनोट कर लीजिए इसको, ठीक है, पहले फार्मूला बना लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कस्टमर एट स्टार्टिंग पीरियड। तो स्टार्टिंग में कितने थे आपके, 1000 थे, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एस फॉर स्टार्टिंग, ठीक है, इनटू 100। तो आपका फार्मूला जो बना देखिए ई माइनस एन बाई एस, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से रिटेंशन रेट निकाल लोगे। रिटेंशन रेट निकालने का जो फार्मूला हुआ कि एंड में कितने कस्टमर थे, कितने नए कस्टमर जुड़े हैं, और शुरुआत में कितने कस्टमर थे, तो इससे आपका रिटेंशन रेट निकल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर ना जुड़े तो वहां पे नंबर ऑफ जो न्यू कस्टमर है वहां पे आप 0 रख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 700 हो गए हैं सब्सक्रिप्शन, मतलब पुराने वाले ही हैं, कोई भी नया नहीं जुड़ा है, तो अब हम देखेंगे कि एंड में कितने बचते हैं, केवल 700, ठीक है, 700, और नए कस्टमर बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, तो ये आपके 0 हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपके 1000 थे, ठीक है, 1000 स्टूडेंट थे, तो ये रिटेंशन रेट आपका कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेट तो 700 बटे 1000, और ये गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आपका 70% हो जाएगा, ठीक है, कितना, 70%। अब वहीं पे जो चर्न रेट होता है वो कैसे निकालते हैं, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स हु चर्न ड्यूरिंग पीरियड, नंबर ऑफ कस्टमर एट स्टार्टिंग पीरियड। तो स्टार्टिंग वाला जो हमेशा वो नीचे होगा, ठीक है, अपॉन में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर हु चर्न ड्यूरिंग पीरियड, की उसी पीरियड में, ये 1 महीने का जो पीरियड, इसमें कितने कस्टमर चर्न हो गए। अब वो जो चर्न होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, चर्न कस्टमर, तो इसके भी निकालने का एक तरीका है, कस्टमर एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग में कितने हैं कस्टमर, एस माइनस कस्टमर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ई से हम इसको डिनोट किए थे, तो एस माइनस ई, ये ब्रैकेट में है, प्लस यहाँ पे न्यू कस्टमर जो एक्वायर्ड हुए हैं, प्लस यहाँ पे एन, ठीक है। तो ये हमारा होता है चर्नड कस्टमर, तो एस माइनस ई प्लस एन, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, एस माइनस ई प्लस एन। ये देखिए ये ओवरऑल क्या है हमारा, नंबर ऑफ कस्टमर हु चर्न ड्यूरिंग पीरियड, अपान नीचे क्या होगा, आप जो स्टार्टिंग में आपके थे उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो आइए इस क्वेश्चन में 1000 टोटल सब्सक्रिप्शन लिए थे, ठीक है, शुरुआत में, अगले महीने उसने देखा कि 700 पुराने कस्टमर बचते हैं जो उसके सब्सक्रिप्शन लिए थे, वहीं के वहीं हैं, कोई भी नया कस्टमर ऐड नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग में कितने थे, एस स्टार्टिंग में आपके 1000 थे, माइनस एंड में कितने बचते हैं, 700 और ब्रैकेट क्लोज, प्लस न्यू कस्टमर कितने ऐड हुए हैं, 0, और अपॉन में स्टार्टिंग में कितने कस्टमर हैं, स्टार्टिंग में 1000, ठीक है, 1000 स्टार्टिंग में 1000। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए सिंपली और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, ये कितना आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इनटू 100। तो आप देखोगे कि ये आपका आ जाता है 30%, ठीक है। तो देखिए 70% आपका क्या आया, रिटेंशन रेट, और 30% क्या है आपका चर्न रेट। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट टाइप से दिखेंगे आपको, कि ये 70 है तो ये 30, ये 90 है तो ये 10। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपली कि अगर रिटेंशन रेट 90 है तो बताइए 90% है तो चर्न रेट कितना होगा, 10%, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हो, आप इसी फार्मूले का यूज करके निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई फार्मूला बताता है तो वो गलत हो जाएगा, बात मानिए वो आपको ये बताएंगे नहीं इसमें नंबर ऑफ कस्टमर हु चर्न ड्यूरिंग पीरियड ये कैसे निकालते हैं। इसको सिंपली वो लोग यही जो लीव कर रहे हैं वही रख देते हैं 300, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यू कस्टमर भी ऐड हुआ है, आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे मेरे कोई भी न्यू कस्टमर ऐड नहीं हुए थे, लेकिन अगर लेटर सपोज जो मैं 500 कह रहा था कस्टमर ऐड होते हैं, तो वो यहाँ पे आप पुट करके तब निकालोगे चर्न रेट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये गलती नहीं करना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप बना लोगे, आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क विकास का हिस्सा नहीं है। तो देखिए नेटवर्क डेवलपमेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है, सप्लायर। सप्लायर आपके नेटवर्क डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, चाहे वो कंपनी को रॉ मटेरियल देने के लिए जाए या फिर रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट आपका बन जाए, मैन्युफैक्चर हो जाए, उसको सप्लाई करने के लिए जाए। लेकिन सप्लायर तो होता ही है नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए, तो ये आपका होता है। मैन्युफैक्चरर तो होता ही होता है। पोस्ट सेल, बिक्री के बाद जो आप सर्विस देते हो वो भी आपके नेटवर्क डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है।
लेकिन ये जो प्रपोजिशन होता है, प्रस्ताव, ये आपका नहीं होता है नेटवर्क डेवलपमेंट का हिस्सा। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस मीन्स, एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस का क्या मतलब है। तो देखिए अगर हिंदी इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये होता है गोदाम। ठीक है, आप गोदाम के बारे में आप जानते होंगे कि अगर आप किसी मार्केट में चले जाओ तो वहां पे एक गोदाम टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काफी सारी दुकानें हैं, तो उसका एक गोदाम होता है कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट रखे गए होते हैं, जिनमें से जिनको जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है, वो उनको डेटा माइनिंग के थ्रू उठा करके ले जाते हैं कि मेरे जरूरत की चीजें ये है, मैं मुझे ये चाहिए, या फिर किसी को कोई चीज घट भी जाता है तो कहता है जाइए गोदाम से लेकर चले आइए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा वेयरहाउस। डेटा के केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, डेटा वेयरहाउस। मतलब ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस है जहां से ये पूरे संगठन को, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पूरा मार्केट होता है, उसको क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है, सेंटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, आपका एक जहाँ पे आप जब जाते हो एग्जाम देने तो काफी सारे रूम में आपका एग्जाम होता रहता है। ठीक है, अब वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस होता है जहां से अधिकांशतः डाटा को आप देखते हो कि भेजा जाता है यहाँ से ही, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट है, कितने का लॉगिन हो गया, कितने का नहीं हुआ, वो सब चीजें यहीं से देखा जाता है, यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो डेटा के केस में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस है। ठीक है, या फिर जो मेन सेंटर होता है जहां से हर एक इंस्टीट्यूट को एक ही समय पे क्वेश्चंस को भेजना, ठीक है, क्वेश्चन उनके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाए, शो करने लगे, एक ही समय पे उनको एंड करवाना, ये सब देखिए आपका किसका कहाँ से किया जाता है, तो ये सब आपका सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस से किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डेटा वेयर हाउस का क्या मतलब है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है जो कि पूरे, ठीक है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रदान करती है। राइट, अगला क्वेश्चन है कि ECRM कैपेबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड्स, ECRM क्षमता सूचकांक क्या प्रदान करता है। तो देखिए एक तो होता है आपका CRM, अगर इसमें आपने ECRM, ठीक है, ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब तक क्या होता आ रहा है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी चीज को खोजने के लिए किसी एप्लीकेशन का यूज करते हो, ठीक है, एप्लीकेशन, जैसे न्यूज वाले हो गए, अपना अपना एप्लीकेशन दे दिए कि भाई मेरे एप्लीकेशन पे जाइए और मेरे न्यूज को पढ़िए। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूज वाला हो गया, ये तीसरा न्यूज वाला, ये सबने अपना एप्लीकेशन बना रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन, तो आप अलग से हर एक न्यूज को पढ़ने के लिए इस एप्लीकेशन पे जा रहे थे, इस एप्लीकेशन पे जा रहे थे, इस एप्लीकेशन पे जा रहे थे। ठीक है, तब आप न्यूज को पढ़ पा रहे थे। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाए, ई न्यूज पेपर बन जाए, ठीक है, ई न्यूज पेपर, राइट, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको सिंपली ब्राउज करना रहेगा गूगल पे जाकर के। अब आप जो भी न्यूज चाहते हो, अगर वो सर्च करते हो, तो जो भी इसको दिखेगा इन्फॉर्मेशन, वो वहीं पे ब्राउजिंग से ही आपको दे देगा। फिर आपको उस एप्लीकेशन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि मैं किस एप्लीकेशन में जाना चाह रहा हूँ। तो ECRM भी कुछ वैसा ही है कि जब तक ये CRM था तब तक तो आप इन कंपनियों में अलग अलग से आप इन कंपनियों को खोज रहे थे, देख रहे थे। लेकिन ECRM होने से आप क्या कर सकते हो कि अब एक ही साथ इन सारी कंपनियों को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, जिससे कि अब आपका क्या हो जाएगा, किसी कंपनी के साथ आपका जो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव नेचर है, ठीक है, या उनका जो भी लेवल है, उनका जो भी बेंचमार्क है, उनसे आप उनका कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि ECRM जो कैपेबिलिटी इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स प्रोवाइड करती है, वो क्या करती हैं, तो वो एक बेंचमार्क के लिए, ठीक है, क्रॉस कंपनी तुलना के लिए बेंचमार्क प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ताकि आप उनसे क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ECRM कैपेबिलिटी इंडेक्स कहना चाहता है कि ये क्रॉस कंपनी तुलना के लिए एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, ECRM कैपेबिलिटी इंडेक्स। राइट, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि देयर आर बेसिकली डैश टाइप ऑफ CRM, तो कितने टाइप के CRM होते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात करें तो 3 टाइप के, कौन कौन से, कोलैबोरेटिव, एनालिटिकल एंड ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक तो कोलैबोरेटिव, एक एनालिटिकल और एक ऑपरेशनल। ठीक है, ये तीनों ध्यान रहेगा। तो 3 टाइप के बेसिकली क्या होते हैं, आपके CRM होते हैं। अगला क्वेश्चन है B2C मीन्स, B2C का क्या मतलब होता है। क्योंकि B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया जा सकता था, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको टिक नहीं करोगे, आप बिजनेस टू कंज्यूमर ही टिक करोगे, क्योंकि कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, इसी के एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे B2C का क्या मतलब होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए एक कोई पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, कंपनी है, कुछ भी है, तो वो पहले क्या करती है, वो अपना जो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कहीं पे किसी सिटी में पहले भेजती है, जो जहाँ पे इसका बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ये होलसेलर को देती है।
जो बहुत बड़े अमाउंट में चीजों को बेचती है, पेन को, ठीक है, तो वो वहां पे जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो होलसेलर है ये इसके लिए क्या है, कस्टमर के तौर पे, ठीक है, कस्टमर बन गया इसका। लेकिन वहीं पे अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे रिटेलर को देगा। अब ये जो रिटेलर है ये इसके लिए क्या हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है, कस्टमर हो गया। अब ये क्या करेगा, मतलब ये सब देखिए क्या है, पेन ये लिया, ये इसको यूज नहीं किया, आगे बेच दिया। अब पेन बना था मान लीजिए 1 रुपए की, इसमें कास्ट आई थी बनाने में इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको बेचता है 2 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये 1 रुपए का था, ये इसको 3 रुपए में बेचता है, ठीक है, 3 रुपए में 2 रुपए का ये प्रॉफिट लेता है। बाकी ये क्या करता है, 3 से इसको 4 रुपए में बेच देता है, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो रिटेलर है, ये मान लीजिए ये आपके गांव वाला कोई गया, इसके यहाँ से खरीद के ले आया काफी सारे पेन को थोक में, ठीक है, और वो कितने में लाया, 5 रुपए में, तो ये भी यहाँ पे 1 रुपए से प्रॉफिट लिया। अब ये आपको क्या कर रहा है, अब आप यहाँ पे हो, ठीक है, अब आपको ये बेच दे रहा है 6 रुपए में, ठीक है, ये भी अपना 1 रुपए का प्रॉफिट, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, 6 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पेन की फैक्ट्री थी, यहाँ पे पहले आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर आप तक आई। तो आप इसके अंतिम उत्पाद करता हो, सॉरी अंतिम इसके क्या हो, कस्टमर हो, यानी कि कंज्यूमर हो, ठीक है। तो यही कंज्यूमर कहलाता है जो अंतिम बार इसका यूज करता है। तो आप इसमें अंतर समझिए, कंज्यूमर वो होता है जो किसी प्रोडक्ट का अंतिम बार यूज करता है। अब आप पेंसिल को यूज कर गए, खत्म हो गया पेंसिल, कहानी उसकी खत्म हो गई, आपने किसी को नहीं बेचा। अगर आप भी किसी को बेच देते तो आप भी क्या बन जाते, कस्टमर बन जाते इसके लिए, और जो लास्ट में यूज करता है वो क्या बन जाता है, कंज्यूमर। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए, कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग चीजें होते हैं। बाकी यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर का क्या मतलब है, B2C का मतलब कि अगर ये जो पेन बनाने वाली कंपनी है ये डायरेक्ट लगे यहीं से सेल करने इसके पास ये चीज, ठीक है, जैसे कि अब कंपनियां करती हैं अमेजन वगैरह, ये मतलब हालांकि बनाती तो नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक भेज देती हैं, किसी होलसेलर रिटेलर इन सब के पास नहीं भेजती हैं, ठीक है, डायरेक्ट भेज देती हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल जो है अमेजन हो गया, eBay हो गया, मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। जैसे नेटफ्लिक्स ही हो गया, ये नेटफ्लिक्स में जो भी चीजें बनती हैं वो आपको सीधे प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी बिजनेस किया है वो आपको देखने के लिए दे देते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो गया आपका बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, B2C कंपनी के अंतर्गत ये आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ। अब इसमें देखिए 1 रुपए का था, ये आपको मान लीजिए बोली कि आप मुझसे 5 रुपए में ले लो, तो यहाँ पे 4 रुपए का बेनिफिट कमा ली, जबकि यहाँ पे केवल 2 ही रुपए का बेनिफिट कमा रही थी इसको 3 रुपए का बेच करके। तो इसमें इसको फायदा है, इस वजह से B2C में थोड़ा फायदा है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि B2B स्टैंड्स फॉर, तो B2B का मतलब सिंपली बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कौन सी कंपनियां आएंगी, तो वही जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो ले रहा था होलसेलर रिटेलर, ये सब जो ले रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को फिर बेच रहे थे, तो ये सब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है। इनको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट कौन बना रहा है और कौन इसका अंतिम बार यूज कर रहा है, ये अपना बिजनेस कर रही है सिंपली, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस ये आपका इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे सेल्सफोर्स हो गया, और अलीबाबा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हब स्पॉट हो गया, ऑरेकल हो गया, ये सब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है B2G स्टैंड्स फॉर, B2G का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि सिंपली जैसे PSU वगैरह होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, काफी सारी चीजें गवर्नमेंट को अपना बेचती रहती है बना बना करके, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है C2C स्टैंड्स फॉर, तो C2C किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये देखिए आपका कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप दोनों सही कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है, लेकिन C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यदि आप कोई एक बुक खरीदते हो, ठीक है, अब आप उसको पढ़ लिए, नहीं होता ऐसा कि आप बुक को फिर जब पढ़ लेते हो तो कहीं पे दे देते हो, जाकर के बेच देते हो सेकंड हैंड करके कि आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप उसको किसी मार्केट में न बेच करके आप अपने ही किसी पड़ोसी को या फिर किसी को भी अगर ये बुक दे देते हो, बेच देते हो, ठीक है, बेच देते हो, तो आपने इसका यूज किया, ठीक है, अंतिम बार, लेकिन फिर से आप यूज करने के बाद भी इसको बेच दे रहे हो, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि आप कंज्यूमर तो थे ही, ठीक है, कंज्यूमर तो थे ही, लेकिन फिर से एक कंज्यूमर को आप ये थमा दिए, ठीक है। तो मैंने कई जगह पे इसको देखा कि भाई कौन सा सही है, तो कहीं कहीं पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर लिखा था, कहीं कहीं पे कस्टमर टू कस्टमर लिखा था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से फिर दोनों सही होना चाहिए, कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जब बुक खरीदा था तो ये भी आपका क्या था, कस्टमर ही था। एक चीज आप ध्यान में बिठा लीजिए कंज्यूमर और कस्टमर में, देखिए ऑल कंज्यूमर ऑल कंज्यूमर्स कैन बी
अ कस्टमर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कस्टमर, तभी कंज्यूमर कस्टमर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल ये बताया था ना, कहाँ गया ये, कि ये कंज्यूमर था ये, ठीक है, कंज्यूमर, लेकिन ये कस्टमर भी तो है यहाँ पे। इसके लिए जो आपके गांव में लोकल दुकान है आपका, जहां से ये पेंसिल खरीद रहा है, तो ये इसके लिए तो कस्टमर ही है ना। हालांकि अंतिम बार यूज कर रहा है, इसको क्या पता कि अंतिम बार यूज करेगा, उसको ये भी पता हो सकता है आगे ले जाके बेच दे किसी को, तो इसको नहीं पता है, तो इसके लिए तो ये कस्टमर ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कंज्यूमर है, जो अंतिम बार इसका यूज कर रहा है, इसको हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो है, जो ये है और ये है, इसको हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसका अंतिम बार यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आगे भी किसी को बेचेंगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ये जो कस्टमर हैं, इनको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्पेशली इनको। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कस्टमर को हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते। जैसे ये कस्टमर है, इसको कंज्यूमर बोल ही रहे हैं, तो किसी एक कंज्यूमर को कस्टमर बोल सकते हो, उसी कंज्यूमर को कस्टमर, कस्टमर को कंज्यूमर बोल सकते हो। लेकिन सभी कस्टमर कंज्यूमर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये सब कस्टमर है, इनको आप कंज्यूमर बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका है स्टेटमेंट कि ऑल कंज्यूमर्स कैन बी अ कस्टमर। सभी कंज्यूमर, देखिए कस्टमर उनको हम बोल सकते हैं, लेकिन बट ऑल कस्टमर्स कांट बी अ कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन सभी कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। ऑल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक कस्टमर होता, जैसे कि वो लास्ट वाला था, वो कस्टमर भी था कंज्यूमर भी था, तो एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन सभी कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ये जो कंपनियां थी, ठीक है। तो सी टू सी का मतलब आप समझ गए होंगे, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप कह सकते हो, क्योंकि आपका कंज्यूमर भी दिख रहा है, कस्टमर भी दिख रहा है, राइट। इसके लिए मतलब इस ए के लिए ये बी क्या है, कस्टमर है, और ओवरऑल देखें तो कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह सकते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर के। ये भी आपका ई बे जो है, इसमें देखिए आपका सी टू सी भी आता है, ठीक है। और इट्सी हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्रैग्सलिस्ट हो गया आपका, और अली एक्सप्रेस हो गया। अमेजन मार्केट प्लेस, ये आपका जो अमेजन मार्केट प्लेस है, ये भी क्या है आपका सी टू सी का ही एक एग्जाम्पल है। और भी है, वेनमो हो गया आपका, पेपल हो गया, जिल हो गया, ये सब क्या है आपके सी टू सी के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटा डेटा मीन्स क्या होता है। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन अ वेयरहाउस, मतलब इट इज यूज्ड टू समराइज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा दैट कैन मेक ट्रैकिंग एंड वर्किंग विथ स्पेसिफिक डेटा इजियर, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है ना, गोदाम में संग्रहित डेटा के बारे में जानकारी। अभी जो मैं आपको बता रहा था सेंटर बेस्ड टेस्ट वाली चीजें, कि एक जहाँ पे आप एग्जाम देने जाते हो, तो काफी सारे रूम्स में आपके एग्जाम होते रहते हैं, तो वहां उनको कंट्रोल करने के लिए जितने भी डेटा स्टूडेंट्स के, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल, कितने प्रेजेंट हैं, और किसका लॉगिन हुआ किसका नहीं हुआ, तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, ठीक है। इस डेटा वेयर हाउस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटा डेटा, ठीक है। तो मेटा डेटा का क्या मतलब होता है कि इस मेटा डेटा मतलब सिंपली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन वेयर हाउस, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इस डेटा वेयर हाउस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा, राइट। तो ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यही तक करते हैं 20 क्वेश्चन फिलहाल में, मैं आगे भी आपको इसको कंटिन्यू रखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जल्दी से इसको करा दूं, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।